नमस्कार साथियों, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम। सभी मित्रों का स्वागत है ग्लोरियस क्लासेस की। अपने राजस्थान के इतिहास विषय का जो वह अध्ययन कर रहे थे और आज की जो क्लास है उसमें अपन एक छोटा सा टॉपिक है इतिहास का और उसका अपन अध्ययन करेंगे। वो है राजस्थान में जनपद शासन व्यवस्था। राजस्थान में जनपद शासन व्यवस्था। तो राजस्थान में जनपद शासन व्यवस्था जो है यह 300 पूर्व से 300 ईस्वी यानी 600 वर्ष तक मानी जाती है। 300 ईसा पूर्व से यानी ईसा के 300 साल पहले से लेकर के 300 ईस्वी तक जो है वो जनपद शासन व्यवस्था की स्थापना यहाँ पर रहती है। 600 साल का जो है ये मैटर है और एक छोटा सा मैटर है, ज्यादा लंबा नहीं है, ये आधे पौन घंटे का जो मैटर है। और इसमें से क्या है कि लगभग एग्जामों में एक क्वेश्चन जो है पक्का श्योरली आता ही आता है। तो राजस्थान में जो जनपद शासन व्यवस्था है उसको अपन पढ़ने से पहले ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये जनपद क्या आता है, इसका अर्थ क्या होता है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं जो अपने माइंड के अंदर आते हैं उन पर सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान में जो जनपद शासन व्यवस्था का जो समय है, टाइम पीरियड है, जैसा कि आपको बताया 300 ईसा पूर्व से ये 300 ईस्वी तक का है। जनपद जो शब्द है, इस जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक ही जाति के लोगों का निवास। एक्चुअल में जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है एक ही जाति के लोगों का निवास स्थान। एक ही जाति के लोगों का निवास स्थान जो है उसको जनपद कहा जाता है। प्राचीन काल के अंदर अनेकों छोटी छोटी जातियां थी और उन अनेकों छोटी छोटी जातियों के द्वारा जो है वह अनेकों छोटे छोटे मतलब शासन क्षेत्र है वो स्थापित किए गए थे, तो उनको कहा जाता था जनपद। तो वास्तव में जनपद है बेटा, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है एक ही जाति के लोगों का निवास स्थान। ये जनपद शब्द कहां से आया और किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखिए, वैदिक काल जो है, सिंधु सभ्यता के बाद में भारत में आता है वैदिक काल। अब ये जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल का समय है वह है 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह है वैदिक काल में आता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय। अब यह जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल में पहला आता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का है। अब देखिए हुआ क्या कि इस वैदिक सभ्यता जो है पूरी ऑल ओवर, इस वैदिक सभ्यता की स्थापना का श्रेय आर्यों को जाता है।
वैदिक सभ्यता की जो स्थापना है, इसकी स्थापना का श्रेय आर्यों को जाता है। आर्य, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आप सबने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से और से, कहते हैं कि हम सब आर्यों की संतान हैं। हम सब क्या है? आर्यों की संतान है, इस प्रकार से आपने सुना होगा। तो ये जो आर्य होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा कुलीन। अब देखिए कि ऋग्वेदिक काल के जो है, पूरी वैदिक सभ्यता आर्यों की है। ऋग्वेदिक काल जो है, इस ऋग्वेदिक काल के अंदर इस समय में आर्य है वह घुमक्कड़ थे। ऋग्वेदिक काल में आर्य घुमक्कड़ थे और कबीलों के रूप में, कबीले के रूप में निवास करते थे। यानी ऋग्वेदिक काल जो है, इस ऋग्वेदिक काल के अंदर आर्य थे घुमक्कड़ और आर्य कबीलों के रूप में निवास करते थे। मतलब एक स्थान पर स्थायी रूप से न रह करके कबीलों के रूप में रहते थे, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी वहां तो फिर वहां, इस प्रकार से भैया घूमते रहते थे। आर्य जो है वो स्थायी नहीं थे। और ऋग्वेदिक काल के अंदर ही अलग अलग कुल के जो है वह अलग अलग कबीले होते थे। अलग अलग कुल के यानी अलग अलग जाति के अलग अलग कबीले हुआ करते थे और उन कबीले को कहा जाता था जन। इस कबीले को क्या कहा जाता था? कबीले को कहा जाता था जन। आई समझ में बात? तो ये जो जन शब्द है वो यहां से आया। कहां से? ऋग्वेदिक काल से। और इसका जो मतलब है वो निकलता है, तो ऋग्वेदिक काल के अंदर जो है वो आर्य क्या थे? घुमक्कड़ थे, अस्थायी थे, स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे। तो वहीं से जो है ये जो जन शब्द है वो आता है। इस कबीले को कहा जाता था जन। तो जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है, एक तरह से यहां पर हो गया, इसी एक कुल या एक जाति का कबीला जो है उसको जन कहते थे। उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या होता है? आर्य स्थायी हो जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है वो हो जाते हैं स्थायी। उत्तर वैदिक काल में आर्य स्थायी हो जाते हैं। स्थायी का मतलब स्थायी भूमि पर है, वह स्थायी भूमि पर। पहले तो कबीले थे और कबीलों के रूप में कहीं यहां कहीं यहां कहीं यहां, मतलब कोई स्थायी जमीन नहीं थी इनकी, घूमते रहते थे। सारी वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व ही नहीं का था, कहीं पर भी जाकर के डेरा डाल लिया बस, ठीक है ना। और इस कारण से भी इसमें युद्ध संघर्ष भी चलते रहते थे। उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या हुआ? आर्य हो गए स्थायी, ठीक है, स्थायी भूमि पर शासन किया जाने लगा। तो अब जो ऋग्वेदिक काल का जो कबीला था वह कबीला क्या हो गया? स्थायी। और पहले वो कबीला जन कहलाता था, तो अब जो है वो स्थायी होने के कारण वो कबीला कहलाने लगा जनपद। तो भारत में जनपदों की जो स्थापना है वह जनपदों की स्थापना किस काल में होती है? उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो भारत में जनपदों की स्थापना होती है। आगे समझ में बात? ऋग्वेदिक काल में आर्य कबीले के रूप में रहते जिसे जन कहा जाता। उत्तर वैदिक काल में आर्य स्थायी हो गए, तो इस कारण से वो कबीला कहलाने लगा जनपद। तो स्थायी जनपदों की स्थापना शुरू हो गई। जनपद जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक ही जाति के लोगों का निवास स्थान, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आगे 600 ईसा पूर्व के बाद में जो सूत्र काल आया, 600 ईसा पूर्व के बाद जो सूत्र काल आया उसमें क्या हुआ? देखिए 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, यह जो समय है इस काल में क्या होता है? उत्तर वैदिक काल में अनेकों छोटे 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 जो जनपद है उन जनपदों की स्थापना हो जाती है ना। और जनपद शासन की स्थापना या जो है जनपदों की स्थापना उत्तर वैदिक काल की देन है। अब उत्तर वैदिक काल के बाद ये जो छोटे छोटे जनपद थे उन छोटे छोटे जनपदों को बड़े जनपदों ने या शक्तिशाली जनपदों ने जीत लिया
और जीत करके अपने क्षेत्र में मिला लिया। ठीक है ना। छोटे वाले जो जनपद थे इनको शक्तिशाली और योग्य अथवा बड़े जो जनपद थे उन्होंने जीत करके अपने अंदर मिला लिया। तो उससे क्या हुआ, कई बड़े बड़े विशाल जनपद है, उन विशाल जनपदों की स्थापना होती है और इस कारण से इस काल को कहा जाता है महाजनपद काल। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का ये जो समय है वो क्या कहलाता है, इस समय को इतिहास में महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। इसी को कहते हैं महाजनपद काल। अब देखिए इस महाजनपद काल है, इस महाजनपद काल में भारत में कितने महाजनपदों की स्थापना हुई तो उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है बौद्ध साहित्य से, जो सबसे विश्वसनीय माना जाता है एक बौद्ध साहित्य जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ये प्रश्न भी कई बार राजस्थान के एग्जाम में आ चुका है कि महाजनपदों या जनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, किस ग्रंथ में मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, इस अंगुत्तर निकाय के अंदर है वो हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय है, इस अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय के अंदर है वो कितने महाजनपद बताए गए हैं, 16 महाजनपद बताए गए हैं। ठीक है ना। तो इस काल में महाजनपद यानी 600 से 300 ईसा पूर्व के अंदर जो है वह महाजनपदों की स्थापना होती है। ठीक है, अब आप कहोगे सर महाजनपदों की स्थापना, जनपदों की स्थापना आपने तो और डेट बताई है, यहाँ उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है और वहां महाजनपद काल के अंदर है वो 600 से 300 ईसा पूर्व है। और राजस्थान में आप ये बता रहे हो, बिल्कुल भैया एकदम सही सुना, राजस्थान में जनपद शासन व्यवस्था है, इसका समय 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक ही माना जाता है, अर्थात ये जो महाजनपद काल है उसके बाद ही माना जाता है। ठीक है ना। हाँ, कई महाजनपद काल के जो जनपद है वह राजस्थान के अंदर थे, परंतु वास्तव में जनपद शासन व्यवस्था की शुरुआत यही से होती है। और कैसे होती है ये देखो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए गौर से सुनिएगा कैसे होती है महाजनपदों की स्थापना, पूरा बताता हूं विस्तार से। ये जो अपने वर्तमान भारत है, इस वर्तमान भारत का ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है ना। अब देखिए यह जो भारत है अपना, इस भारत के अंदर पहले ये जो क्षेत्र है यानी पाकिस्तान का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है अर्थात अफगानिस्तान का क्षेत्र। ठीक है, ये भारत का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, इस हिस्से को बोलते हैं पश्चिमोत्तर भारत। देखिए इधर ये हो गया अपने उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व, है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो भारत का यह है जो हिस्सा है वह कौन सा कहलाता है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है, इस हिस्से को पश्चिमोत्तर भारत कहा जाता है। अब हुआ क्या था कि पश्चिमोत्तर भारत पर 326 ईसा पूर्व है, 326 ईसा पूर्व है, इस दौरान सिकंदर का आक्रमण होता है। पश्चिमोत्तर भारत पर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण होता है। जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो उस समय सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर कई छोटे छोटे जनपद स्थापित थे। आई बात समझ में। ये सारा हिस्सा भारत में आता था, ये वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान कहलाता है और यहाँ पर कई छोटे छोटे जनपद है वह स्थापित थे।
ठीक है ना, लगभग 35-40 जनपद है वह है यहाँ पर थे। अब ये जनपदों के जो शासक वगैरह होते थे ना, मुखिया, ये रोजाना आपस में लड़ते रहते थे। ये मरुस्थल का क्षेत्र है, यहाँ तक खूब थे जनपद है वो यहाँ पर। अब सिकंदर ने क्या किया, अब देखो भैया, किसी एक शक्ति है उसको तो पराजित करना क्या होता है, मुश्किल होता है, परंतु इस प्रकार से छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सिकंदर ने क्या किया, सिकंदर ने भारत की इस पावन धरा पर आक्रमण करके भैया भारत के जो ये लगभग जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को सिकंदर ने जीत लिया। हालांकि मूल भारत की भूमि में सिकंदर प्रवेश नहीं कर पाया, परंतु इन पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र है इनको सिकंदर ने जीत लिया। सिकंदर व्यास नदी को पार करके आगे नहीं बढ़ पाया था, ठीक है ना, बट ये क्षेत्र सिकंदर के अधिकार में आ गए। अब देखो सिकंदर ने इन क्षेत्रों को जीत लिया तो यहाँ पर अनेकों छोटी छोटी जातियां थी, वो जो जातियां हैं वो यहाँ से भाग गई, वो यहाँ से भाग गई, कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया, कुछ मर गई, कुछ जातियां यहाँ से भाग गई। और वही जो भागने वाली जातियां थी उनमें कई जातियां जो है वो इधर भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाती है, और भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र का मतलब हो गया अपना राजस्थान। तो सिकंदर के आक्रमण के समय यह जो जातियां हैं वो भाग करके अपने राजस्थान आ जाती है, राजस्थान में आकर के शरण लेती है, और इन जातियों के द्वारा राजस्थान में शरण ली जाती है। तो इन जातियों के द्वारा जो है वह राजस्थान में अनेकों जनपद है वह स्थापित किए जाते हैं। और भैया उन जातियों के द्वारा जो शासन प्रक्रिया चलाई जाती है उस शासन प्रक्रिया को ही कहा जाता है जनपद शासन व्यवस्था। तो इसका जो समय है वह है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का माना जाता है। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। तो राजस्थान में जनपद शासन व्यवस्था की स्थापना का श्रेय सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत से भागकर आई हुई जातियों को ही जाता है। आगे समझ में बात है, इज दैट क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? तो भैया सिकंदर के आक्रमण से डरकर ये जातियां आई थी और इन्होंने राजस्थान में जनपद शासन व्यवस्था की स्थापना की। और देख लो सीधी सी बात है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ, उसके बाद आगे वाले 25 वर्ष में ये यहाँ पर जातियां हैं, यहाँ पर राजस्थान के अंदर जनपद की स्थापना करती है, और फिर 300 ईसा पूर्व से जनपद शासन व्यवस्था है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब कई ऐसे जनपद थे जो सिकंदर के आक्रमण से भी पूर्व के थे, ठीक है ना, लगभग जैसे सीवी है, मालवा है, योद्धे है, ये जनपद सिकंदर के बाद के, परंतु उससे पहले भी कई जनपद थे। तो राजस्थान में ऑल ओवर जो जनपद है उनका अपन अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गया ये जनपद जो है इसका मतलब क्या होता है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये जनपद शासन व्यवस्था क्या है, और राजस्थान के छोटे छोटे जनपद है, बस उनको अपने को पढ़ना है। तो उन्हीं में पहला जो जनपद आता है वो है मत्स्य। एक्चुअल में ये महाजनपद था, जनपद बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद एक महाभारत कालीन जनपद था। किस काल में आता है? महाभारत कालीन जनपद था मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद है, इसमें राजस्थान के अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, इनके क्षेत्र आते थे। जयपुर अलवर के मतलब लगभग पूरे क्षेत्र थे ये, बाकी के कुछ कुछ हिस्से जो है वह मत्स्य जनपद के अंदर
आते थे। मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो बेराट थी, बेराट, जो जयपुर में स्थित है। यह मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और इसकी जो स्थापना है वह मत्स्य जनपद के शासक महाराज विराट के द्वारा जो है वह विराटपुर अथवा विराट नगर के नाम से की गई। महाराज विराट के द्वारा विराटपुर अथवा विराट नगर के नाम से जो है वो मत्स्य जनपद की राजधानी की स्थापना की गई, जिसका अपभ्रंश होकर के विराट बना। और कहा जाता है यहीं पर जो पांडव थे उन पांडवों के द्वारा है वो अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास है का समय बिताया गया था। पांडवों द्वारा यहीं पर अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास का समय बिताया गया था। कालांतर में ये जो मत्स्य जनपद है, इस मत्स्य जनपद पर क्या हुआ कि मगध का अधिकार हो गया। और मगध है, इस मगध का अधिकार होने के बाद यहां पर बौद्ध संस्कृति की स्थापना है वो हो जाती है। कालांतर में यहां पर मगध का अधिकार हो गया और मगध का अधिकार होने के बाद यहां पर बौद्ध संस्कृति की स्थापना हो जाती है। यह जो मत्स्य जनपद है इसको नष्ट करने का श्रेय चीनी यात्री वेनसांग बताता है कि भैया मगध के बाद में ये जनपद वैसे जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियों द्वारा जीत लिया गया था, संघर्ष इनका हुआ था, परंतु अंतिम रूप से जो है वो इसे नष्ट करने का श्रेय वेनसांग के अनुसार हुण शासक मिहिर कुल को जाता है। हुण शासक मिहिर कुल को है वो इसका श्रेय जाता है अंतिम रूप से मत्स्य जो जनपद है इसको नष्ट करने का। तो मत्स्य जनपद है, यह मत्स्य जनपद एक महाभारत कालीन जनपद था जिसकी राजधानी बेराट थी। इसके अंदर राजस्थान के अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है, दौसा के क्षेत्र आते थे। और यहीं पर पांडवों ने अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास का समय जो है वो बिताया था। इसकी राजधानी विराट नगर या विराटपुर की स्थापना महाराज विराट के द्वारा की गई थी। दूसरा जो जनपद है नंबर 2 वह है कुरु जनपद। कुरु जनपद, कुरु जनपद यहां पर कौरवों का शासन था, कौरव रहते थे, ये राजस्थान में नहीं था। जनपद यहां पर कौरवों का शासन था, ये राजस्थान में नहीं था। और इसकी जो राजधानी है कुरु जनपद है, इसकी राजधानी है वो थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना, जो वर्तमान में दिल्ली का क्षेत्र है वह इसमें आता था। वर्तमान में दिल्ली का जो क्षेत्र है वह इसके अंदर आता था। और इसकी जो दूसरी राजधानी है वह थी हस्तिनापुर। ये प्रॉपरली राजस्थान में नहीं था, परंतु राजस्थान के कुछ हिस्से जो है वह कुरु जनपद के अंदर जरूर आते थे, जैसे अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वह इस कुरु जनपद में आता था। राजस्थान के कौन से हिस्से, राजस्थान के कौन से क्षेत्र है वह कुरु जनपद में आते थे, तो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है, इसके हिस्से कुरु जनपद में आते थे। आगे वाला जो है वो है सूरसेन जनपद। यह सूरसेन जनपद भी राजस्थान में नहीं था, यह भी प्राचीन कालीन महाभारत कालीन जनपद है। सूरसेन जनपद है, यहां पर वृष्णिवंशी है, यादवों का शासन था।
वृष्णिवंशीय यादव जो है, वृष्णिवंशीय यादवों का शासन था सूरसेन जनपद पर। और यह जो सूरसेन जनपद है भैया, इस सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। और राजस्थान में ब्रजभाषी जो क्षेत्र है, यानी अपने राजस्थान के अंदर जैसे भरतपुर है, जैसे धौलपुर है, जैसे करौली है और अलवर है, इनके हिस्से जो ब्रजभाषी क्षेत्र में आते हैं, ये ब्रजभाषी क्षेत्र है वो इस सूरसेन जनपद के अंदर है, वो स्थापित था। ठीक है ना। और एक देखिए, सिकंदर से पहले का एक जनपद और है छोटा सा, वो है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश जो है यह बीकानेर मारवाड़ का क्षेत्र कहलाता था। प्रॉपरली ज्यादा बीकानेर आता था, उसके अलावा मारवाड़ के कुछ हिस्से भी इसमें आते थे। तो बीकानेर मारवाड़ का जो क्षेत्र है, इस बीकानेर मारवाड़ के क्षेत्र को प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इसकी जो राजधानी है वह थी आही छत्रपुर, अर्थात नागौर। इसकी राजधानी कौन सी थी? आही छत्रपुर नागौर। तो भैया मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद और कुरु जनपद, सूरसेन जनपद और जांगल प्रदेश, ये ऐसे जनपद है, ऐसे क्षेत्र हैं जो अपने महाभारत काल के हैं या उसके बाद के हैं महाजनपद। बाकी बाद के जो है वो सिकंदर के आक्रमण के साथ ही स्थापित होते हैं। तो ये प्राचीन कालीन जनपद अपन ने देख लिए। अब अपने को क्या देखना है? सिकंदर के आक्रमण है उससे उसके बाद में जो राजस्थान में स्थापित हुए जनपद, उनको देखना है। तो अपने अध्ययन कर रहे हैं अब सिकंदर के बाद जो राजस्थान में जनपद स्थापित हुए थे, उन जनपदों का। तो चलिए देखते हैं सिकंदर के आक्रमण के पश्चात राजस्थान में कौन कौन से जनपद है वह स्थापित हुए थे। तो उनमें जो पहला नाम आता है नंबर 1 पर, वो आता है अपने मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद तो हो गया अपने सीवी जनपद। सिकंदर के बाद के जो जनपद है उनमें पहला नाम आता है सीवी। देखिए, यह जो सीवी जनपद है, इस सीवी जनपद का जो शासन क्षेत्र है वह कौन सा था और किस क्षेत्र में सीवी जनपद का शासन था, ये सीवी जाति को। सीवी जाति जो है, इस सीवी जाति का प्रथम उल्लेख अपने को ऋग्वेद से प्राप्त होता है। सीवी जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। सीवी जाति का सर्वप्रथम उल्लेख अपने को कहां प्राप्त होता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर जो 10 राज्य युद्ध था, उस 10 राज्य युद्ध के अंदर है वो सर्वप्रथम सीवी जाति का उल्लेख है वो किया गया। और उसी में अपने को जैसे कई जो अनार्य जातियां मिलती है, उन्हीं में सीवी का उल्लेख है। सीवी है, पक्ता है, अन्ना है, बलना है, विशासनी है, तो सीवी का नाम भी आता है। सीवी जाति जो है, इसका शासन क्षेत्र पंजाब के अंदर जो रंग प्रदेश था, जहां पर सीवी जाति का शासन। सीवी जाति जो है यह अपने राजस्थान सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर का जो आक्रमण हुआ, इस सिकंदर के आक्रमण के समय में सीवी जाति जो है वह राजस्थान में शरण लेती, राजस्थान आती। ठीक है ना।
सीवी जाति राजस्थान किसके समय में आती है? सीवी जाति जो है वो सिकंदर के आक्रमण के समय में राजस्थान आती है। सीवी जाति के द्वारा है वो मेवाड़ में अपना शासन स्थापित किया जाता है। मेवाड़ में सीवी जाति के द्वारा अपना शासन स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। तो सीवी जाति जो है वो अपना शासन स्थापित कहाँ करती है? मेवाड़ में अपना शासन स्थापित करती है। और नगरी चित्तौड़ को, नगरी कहां पर है? चित्तौड़ में है। तो नगरी चित्तौड़ को बनाती है अपनी राजधानी, जिसे भैया मध्यमिका अथवा मंजरिका, मध्यमिका अथवा मंजरिका, मध्यमिका अथवा मंजरिका के नाम से संबोधित किया जाता था, ठीक है ना। तो नगरी जो है, इस नगरी को मध्यमिका अथवा मंजरिका के नाम से संबोधित किया जाता था। यह है सीवी जनपद की क्या थी? राजधानी थी। अच्छा, यह जो सीवी है जाति, इस सीवी जाति की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि सीवी जाति के द्वारा जो है वह संयुक्त रूप से राजस्थान के अंदर है वो शासन स्थापित किया गया था। और इस सीवी जाति ने वैष्णव धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। सीवी जो जाति है, इस सीवी जाति के द्वारा अपने नाम से या इस जनपद के नाम से है वो सिक्के भी चलाए गए थे। यहाँ नगरी से हमें प्राप्त भी होते हैं सीवी जनपद काल के जो है उसके अवशेष है वो खुदाई में आपको मिले हैं। अब देखिए पंतजलि है, उनकी रचना है एक महाभाष्य। तो पंतजलि के महाभाष्य के अनुसार वो सीवी जनपद है। इस सीवी जनपद, देखो पतंजलि का जो महाभाष्य है उसके अंदर पतंजलि कौन था? पतंजलि पुष्यमित्र सूंग का जो है वो पुरोहित था, ठीक है। पुष्यमित्र सूंग के दरबार में रहता था, उसका पुरोहित था। और वह बताता है कि भैया इस पर क्या होता है? यवन आक्रमण होता है। क्या होता है? यवन आक्रमण। और इस यवन आक्रमण के कारण जो है वह इसका पतन हो जाता है। यवन आक्रमण के कारण जो है इस शिवी का पतन हो जाता है। चलिए आगे वाला जो जनपद है वो अपन पढ़ते हैं। आगे है अपने मालवा जनपद। अब देखो मालवा जनपद जो है ये मालवा जाति प्राचीन जाति रही, मालवा जाति। और ये जो मालवा जाति है इसका निवास स्थान सतलज प्रांत, पंजाब में था। सतलज प्रांत पंजाब के अंदर है वो मालवा जनपद का शासन था। मालवा जनपद स्थापित था, मालवा जाति वास करती। और इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, सिकंदर का आक्रमण हुआ। तो यह जो मालवा जनपद है वह है सिकंदर के आक्रमण के समय राजस्थान आ जाता का होता है आक्रमण। और इस समय जो है वो मालवा जाति राजस्थान में आ गई। इस समय राजस्थान में ये जो मालवा जाति है वो सबसे पहले जयपुर में आती है। और जयपुर में जो मगरछल है, इसको बनाया जाता है अपनी प्रारंभिक राजधानी। और कालांतर में यह जो शिवी मालवा जनपद है, इस मालवा जनपद की राजधानी आगे चल करके भविष्य में जो वह कौन सी रहती है? कारकोट। इस जगह आपको कारकोट नगर। तो कारकोट नगर जो है
यह कारकोट नगर दिवी जनपद की राजधानी रहता है, जो वर्तमान में कहलाता है नगर। सही रूप से प्रारंभ में जब आए थे तो जयपुर के मगरछल के अंदर जो है वह इन्होंने शासन किया, परंतु कालांतर में जो है वो कारकोट नगर जो है इसको अपनी राजधानी। अब देखिए मालवा जनपद का शासन है वो जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर और मेवाड़ तक रहता। जयपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है। इन क्षेत्रों के अंदर है वो मालवा जनपद का शासन है। अब यह जो मालवा जनपद है भैया, इस मालवा जनपद का देखो मेवाड़ तक शासन है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है नांदसा यूप स्तंभ। नांदसा यूप स्तंभ है, इसकी प्राप्ति अपने को होती है कहां से? भीलवाड़ा से जो है, भीलवाड़ा से नांदसा यूप स्तंभ की प्राप्ति होती है और इसमें है वो मालवा जाति का हमें उल्लेख प्राप्त होता है, मालवा जाति का इसमें उल्लेख किया गया है। अब देखिए यह जो मालवा जाति है, इस मालवा जाति के द्वारा एक लंबे समय तक राजस्थान के क्षेत्र पर है वह भैया शासन किया जाता है, परंतु कालांतर में क्या हुआ? कालांतर में हुआ ये कि गुप्त वंश का शासक, गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का शासक कौन था? गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और समुद्रगुप्त के द्वारा जो है वह भैया इस मालवा जनपद पर आक्रमण किया जाता है। समुद्रगुप्त के द्वारा इसे आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया जाता है। समुद्रगुप्त इस मालवा जनपद पर अधिकार कर लेता है और इसके साथ ये समाप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि मालवा जनपद है, इसे नष्ट करने का जो श्रेय है, इसे समाप्त करने का जो श्रेय है वह भैया समुद्रगुप्त को जाता है। ठीक है, और मालवा जाति एक वास्तव में शक्तिशाली जाति थी। इस जाति का शकों के साथ है, प्राणों के साथ है वो संघर्ष भी था है, परंतु समुद्रगुप्त के सामने जो है यह मालवा जाति। ठीक है, आगे वाला है अपने योद्धे जनपद। योद्धे जनपद भी क्या है, सिकंदर के बाद ही स्थापित होता है राजस्थान में। योद्धे जाति जो है इसको एक लड़ाकू जाति कहा जाता है। योद्धे जाति एक लड़ाकू जाति थी और इस जाति का कहा जाता है कुषाण जो थे उन कुषाणों से लंबा संघर्ष चला था, और कुषाणों से योद्धे जाति का जो लंबा संघर्ष चला, उस संघर्ष के अंदर जो है वह योद्धे जाति है। इस योद्धे जाति ने सफलता भी प्राप्त की। कुषाणों के साथ योद्धेयों का जो संघर्ष हुआ उसमें इन्हें सफलता भी मिली। एक लड़ाकू जाति थी और प्रसिद्ध जाति थी। योद्धे जाति का जो शासन है वह अपने उत्तरी राजस्थान में था। उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में मूल रूप से योद्धे जाति है वो उनका श्री गंगानगर और जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, इस गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र पर इन पर शासन रहता है योद्धे जाति। आज भी आपने सुना होगा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, मूल रूप से जैसे हनुमानगढ़ है इसको भैया योद्धे प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आज भी इसे योद्धे प्रदेश कहा जाता है और योद्धे जनपद की यहाँ प्राचीन काल में स्थापना थी। इसी कारण से इसको जो भैया क्या है वह योद्धे प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता है। योद्धे जाति का जो पतन है इसका श्रेय भी भैया गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को जाता है।
गुप्त शासक समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त जो है, इस समुद्रगुप्त के द्वारा भैया क्या किया जाता है, देखिए समुद्रगुप्त के द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार, भारत का नेपोलियन कहलाता ही था, जैसा अभी मैंने को बोला था। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत जो है वह भैया इस योद्धा जनपद पर आक्रमण कर पर अधिकार कर लिया। तो इसके पतन का श्रेय भी अपन इसको देना है, समुद्रगुप्त को देना। और एक बात है वो हमेशा याद रखनी है कि भैया राजस्थान ही नहीं कहा जाता है, भारत में जनपद शासन व्यवस्था जो है इसको समाप्त करने का श्रेय समुद्रगुप्त को जाता है। जनपद शासन व्यवस्था की स्थापना जो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, उस जनपद शासन व्यवस्था जो है इसको समाप्त करने का श्रेय समुद्रगुप्त। आगे समझ में? अच्छा, राजस्थान के अन्य जो जनपद और है उनमें केवल क्षेत्रों के नाम वगैरह जो है उसी को आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक नाम आता है अर्जुनायन जनपद, एक इसमें नाम आता है शाल्व जनपद, ठीक है। एक इसमें नाम आता है राजन्य जनपद। तो अर्जुनायन जनपद का शासन है वह है अलवर तथा भरतपुर के क्षेत्र। शाल्व जनपद का शासन है वह है अलवर के क्षेत्र में था। और राजन्य जनपद है, इस राजन्य जनपद का शासन वो भरतपुर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपने ये एक छोटा सा टॉपिक था राजस्थान में जनपद शासन व्यवस्था का, और भैया एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। 1 घंटे का ही पूरा टॉपिक है नहीं, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जो है वो आपके पक्का आता है। लगभग क्वेश्चन जो है वो राजधानी का पूछा जाता है। तो अपन ने भैया आज की क्लास के अंदर जो है वह राजस्थान के प्रमुख जनपदों का अध्ययन किया है, और इसके अंदर सॉरी कुछ जो जनपद है वह अपन ने सिकंदर के आक्रमण से पूर्व के पढ़े, और कुछ जनपद जो है वह है सिकंदर के आक्रमण के बाद। टोटल जो 10 जनपदों का अपने यह मैटर है, 10 जनपद, उन 10 जनपदों का अपने मैटर है, छोटा सा मैटर है, ज्यादा उसके अंदर है नहीं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे। राजस्थान की जनपद शासन व्यवस्था यही थी, जनपदों की स्थापना से लेकर के उसके पतन तक का अपन ने अध्ययन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।